मेरी जो गुरु हैं, हाँ। जिनको मैंने गुरु की उपाधि दी, डॉक्टर रूपम मिश्रा मैम, जी। उनका साथ मिला मुझे। और आफ्टर आई थिंक क्लास 6 में रहा हूँगा, तो क्लास 6 से उनके साथ में आया और फिर उनका जो मार्गदर्शन रहा, फिर उन्होंने जो क्लियर किया, उसके बाद से कई सारे कंपटीशन छोटे बड़े जीतने लगा, अच्छे कंपटीशन भी जीता। उसके बाद से थोड़ा फैमिली को लगा कि नहीं कोई फील्ड है ये, तो थोड़े से प्राइज अवार्ड्स मिलने हाँ। लगे कि कोई फील्ड है ये। तो फिर धीरे धीरे उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरे गुरु का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ। 6-7 से ही क्लियर हो गया था कि बनना तो आर्टिस्ट है। अच्छा। और वो एक लंबी लड़ाई थी क्योंकि घर में कोई आर्टिस्ट नहीं था। अपने आप को हमेशा व्हाइट कैनवास, एकदम सफेद कोरा कागज समझ के जब भी किसी के पास गया तो वैसे ही गया कि उनका ले पाऊं। एकदम रात के 1:30-2 बज गया था। अच्छा। और वो एक ऐसा रूरल एरिया था, गांव एरिया था कि वहाँ पे कोई गाड़ी कुछ नहीं थी। मुझे बैल टांगे वाला मिला। अच्छा। तो मैं टांगे में अपनी पेंटिंग रख के मैंने उनको फोन किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजर बड़े चिंतित थे और कंसर्न भी थे कि मतलब काम इसने किया है, क्योंकि मेरी फोटोज वगैरह उन्होंने पेंटिंग की देखी थी। तो उन्होंने कहा था स्पेस हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ। और जैसे रात में वो फिर रात में 4 बजे होटल पहुंचे। मैंने कहा मैं पेंटिंग ले आया। पेंटिंग खुली, अब पेंटिंग खुली तो उसके सारे फ्रेम रेम सब टूटे हुए थे। आप ये समझ लीजिए कैनवास की जो लकड़ी थी बस वो बच गई थी और पूरी कैनवास कहीं से फटा नहीं था, बस इतनी गलीमत थी। बाकी सब कुछ टूट फूट गया था, बुरी स्थिति में था। 4 पेंटिंग थी, चारों की वही हालत? चारों की वही हालत थी। मैं खोला पेंटिंग्स को, मेरे तो एकदम आंसू आ गए कि अब क्या करूंगा। सुबह 9 बजे 10 बजे ओपनिंग है और मैं कैसे कहाँ से जाऊंगा इतनी जल्दी। नमस्कार, मैं हूँ रूही सिंह और हम हैं एक ऐसे मंच पे जहाँ सिर्फ लोगों से बातचीत नहीं होती, उनके सपने, उनके संघर्ष और उनकी रूह से भी मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे समकालीन कलाकार जिनके लिए कैनवस सिर्फ रंगों का विस्तार नहीं, बल्कि भावनाओं, अनुभव और समाज से संवाद करने का माध्यम भी है। उन्होंने अपनी कला को म्यूजियम तक ही नहीं पहुँचाया, बल्कि यही नहीं रुके। कैंसर से जूझ रहे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने से लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने तक उन्होंने साबित किया है कि कला सिर्फ सुंदरता नहीं रचती, वो उम्मीद भी रचती है। आइए स्वागत करते हैं आशुतोष वर्धन जी का। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। थैंक यू मैम। तो आशुतोष जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, आपका बचपन क्या यहीं लखनऊ में बीता है? मतलब कहाँ से हैं आप? बेसिकली जो मेरा बर्थ प्लेस है वो कानपुर है। अच्छा। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। मैं केवी का स्टूडेंट रहा जी। देन उसके बाद से बैचलर्स वगैरह करने के लिए बाहर निकला एंड उसके बाद फिर लखनऊ आना हुआ। तो 2016 में मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ और तब से यहीं पे हूँ और यहीं से सबका काम चल रहा है। मतलब आप बेसिकली लखनऊ से नहीं है, कानपुर से Right. बाद में मूव किए। तो आशुतोष जी, आपके जो पेंटिंग हैं, आप जो कला है आपकी, उसमें आपके रंग ज़्यादा बोलते हैं या आशुतोष जी की भावनाएं ज़्यादा बोलती हैं? भावनाएं हैं, भावनाओं को ही ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढते हैं पेंटिंग में। कई बार खोज रहा हूँ अपने आप को। कभी भी कोई पेंटिंग पूरी ही नहीं लगती, कभी किसी में अधूरापन, कभी किसी में अधूरापन, तो इस तरीके से हैं। लेकिन ये है कि जो भावना है, जो अंदर की चीज़ें हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चित्र में या पेंटिंग में आपके कोई भी फॉर्म्स नहीं हैं, हाँ, हाँ। कोई भी लाइंस नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कलर के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो ये है कि जो इनर फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि बेसिकली मेरा जो स्टाइल है वो एब्स्ट्रैक्ट में अब ट्रीट करता हूँ। रियलिस्टिक एक समय में किया, उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। लेकिन हाँ, भावना है तभी पेंटिंग है, वो इमोशंस हैं, वो अंदर की फीलिंग्स हैं जो अंदर आप वाइट कैनवास पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो पब्लिक को दिखा सकते हैं। तो ये पूरी पूरी भावना ही है। मतलब रंग एक माध्यम है आशुतोष जी का अपनी भावनाओं को कैनवस पे उतारने का। अच्छा, आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप जहाँ आज हैं वहाँ होंगे? मतलब बचपन से ही आपके अंदर पेंटर है? हाँ, बिल्कुल बचपन से ही कर रहा हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि पेंटिंग कब से कर रहे हो? ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटा था तब से पेंटिंग कर रहा हूँ। जो पेंटिंग कह लीजिए या कुछ भी, पहले वो चारकोल कोयला होता था। हाँ, तो हाँ। उस पे दीवालों पे बनाना या ज़मीन पे बनाना, लाल ईंट जो आती है जर्नल वाली, तो उससे कभी ड्राइंग या कुछ इस तरीके के कुछ रेखाएं खींच देना। लेकिन धीरे धीरे ये कि वो कब वो सफ़र इस तरीके से बढ़ता गया कि वो कब वो जो दीवार थी वो कैनवास बनी, और कब वो लाल वाला ईटा वो म्यूरल पेंटिंग और तमाम सारी जगहों पे लेता चला गया। तो ये सफ़र तो काफ़ी बचपन से ही रहा, लंबा रहा।
लेकिन ये सफ़र तो कहना मुश्किल हो कब से कर रहे हैं। हाँ, ये इतना पता है कि बचपन से ही कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स पे करता आया हूँ। तो आप कैनवास भी चल रहा है उसी में और तमाम सारे और भी मीडियम्स चल रहे हैं। पर घर का माहौल कैसा था बचपन में? मतलब जैसे मैं बहुत अपने स्कूल के ज़माने में बहुत डांस करती थी और मुझे बहुत शौक था कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं, बट मेरे घर में बिल्कुल ही मना हो गया कि या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या यूपीएससी की तैयारी करो। तो मुझे आर्ट से, मेरे पसंद की आर्ट से अलग रखा। तो आपकी फैमिली में कैसा माहौल था? थोड़ा तो, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसे आर्टिस्ट बैकग्राउंड से तो है नहीं, तो थोड़ा तो स्ट्रगल रहा वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिस्टम शुरू हुआ या पेंटिंग्स की तरफ रुचि ज़्यादा बढ़ी तो घर वालों को देखें तो कई बार पापा हैं या घर में कई सारे फैमिलीज, अरे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो पेंटिंग्स पे उतना ना ध्यान देके। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये रही कि उस समय मेरी जो गुरु हैं, जिनको मैंने गुरु की उपाधि दी, डॉक्टर रूपम मिश्रा मैम, उनका साथ मिला मुझे। और आफ्टर मतलब ये 6th में, आई थिंक क्लास 6 में रहा, तो क्लास 6 से उनके साथ में आया और फिर उनका जो मार्गदर्शन रहा, फिर उन्होंने जो क्लियर किया, उसके बाद से कई सारे कंपटीशन छोटे बड़े जीतने लगा, कई अच्छे कंपटीशन भी जीता। तो उसके बाद से थोड़ा फैमिली को लगा कि नहीं कोई फील्ड है ये, तो थोड़े से प्राइज अवार्ड्स मिलने लगे कि कोई फील्ड है ये। तो फिर धीरे धीरे उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरी गुरु का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ। उन्होंने हमेशा ही मतलब प्रमोट किया है मुझे, और इस फील्ड में खींच के लाने वाली, मुझे पूरा मतलब जर्नी दिखाने वाली वो वही हैं। तो मैं उनको हमेशा ही याद रखता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके भी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा मेरा विजन 6-7 से ही क्लियर हो गया था कि बनना तो आर्टिस्ट है। अच्छा। और वो एक लंबी लड़ाई थी क्योंकि घर में कोई आर्टिस्ट नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर बाद में धीरे धीरे परिवार साथ आया, फादर फिर बहुत सपोर्ट किए, शोज़ हुए, फिर फैमिली सपोर्ट आई, फिर मामला चलता चला गया। फिर धीरे धीरे मैंने भी मेहनत तो की है, नो डाउट, बहुत दिन रात लग के आगे पीछे बहुत मेहनत हुई। तो ये सारी चीज़ें रही। ये तो है, मतलब बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं मिलता। इसमें तो कोई दो ओपिनियन है नहीं। 11वीं 12वीं वाले आशुतोष को कभी पापा ने बिठा के नहीं समझाया कि ठीक है बेटा ये करते रहो पर इसके साथ एक और करियर भी चुन लो? तो उसको कैसे डील किया? तब तक तो चीज़ें सेट हो चुकी थी। हाँ, तब तक तो चीज़ें मैंने सेट कर ली थी, क्योंकि उस समय तक 11-12 तक पहुँचते पहुँचते कई सारे मतलब अच्छे अवार्ड या शोज करना मार्केट में आ गया था। मतलब मैंने अपना पहला शो ही क्लास 9th में कर दिया था। वाओ, ग्रेट। और छोटे छोटे एग्जीबिशन में पार्ट लेना, ग्रुप शोज में पार्ट लेना, ये सब मेरा शुरू हो गया था जो सिटी के लेवल पे होते थे। तो वहाँ पे ये चीज़ शुरू हो गया था। उसके बाद से फिर मुझे याद है कि जब मैं 11th या 12th में रहा हूँगा तो मैंने एक सोलो शो का प्लान किया था, जिसमें उस समय ऐसा कोई मेरा बहुत आर्टिस्ट का तो ग्रुप था नहीं, जो मैम थी और एक दो सर और लोग और थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, बताया, समझाया। तो उनकी हेल्प से फिर मैंने कानपुर के जेट स्क्वायर मॉल में मैंने शो किया था। आई थिंक 11th या 12th रहा होगा। तो तब तक एक मैंने सोलो शो कर दिया था। मतलब हम कह सकते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ भी आज बैठे हैं, बहुत सालों का अनुभव लेके बैठे। हाँ। तो आपने जैसे अपनी गुरु की बात करी, और गुरु हमारे एक ट्रेडिशन में भी ऐसा है कि गुरु को सर्वोपरि माना जाता है। आपको क्या लगता है आपके इस पूरे जो आशुतोष आज मेरे सामने बैठा है उसको क्रिएट करने में, या किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को, कोई भी तरह का आर्ट फॉर्म हो, कविताएं लिखना हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, उनके लिए गुरु कितने महत्वपूर्ण होते हैं? और गुरु चुनना, या गुरु को कैसे चुने, या गुरु आपको कैसे चुने, उसका क्या सिस्टम है? जो सीखने और सिखाने का जो सफ़र रहा जी, उसमें बहुत लोगों से सीखने को मिला। हाँ। और बहुत लोग सिखाने वाले भी हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है ना, उसको आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, वो आपके आसपास, आप किसी से भी सीख सकते हैं, ये चीज़ है। और एक ऑब्जर्वेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सीखते कि आपके अंदर क्षमता है, हाँ। तो आप किसी को भी अपना गुरु मान के सीख सकते हैं। बात करूं अगर सिर्फ पेंटिंग की, तो इस सफ़र में बहुत सारे लोग मुझे मिले, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों से, कलाकारों से कनेक्ट करने का मौका मिला। सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहा, समझता रहा। अपने आप को हमेशा वाइट कैनवास, एकदम सफ़ेद कोरा कागज़ समझ के जब भी किसी के पास गया तो वैसे ही गया कि उनका ले पाऊँ। श्री ठाकुर अनुकूल चंद की एक बुक पढ़ी थी मैंने, फिलोसफर इज अ ग्रेट फिलोसफर। उन्होंने लिखा है कि किसी दूसरे हाथ का जल्दी चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बनाने वाले का भाव उसमें आ जाता है। वही सेम चीज़ कैनवस पर है कि वो जो जिस भावना की आपने जैसे बात की, तो वही भावना आ रही है।
तो गुरुओं का इम्प्रेशन या गुरु का इम्प्रेशन पड़ता है, सोचना ये है या देखना ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सा सही है, हमारे लिए कौन गलत है। तो बहुत सारे लोग मिले, कुछ लोगों से कटता चला गया और कुछ लोगों से जुड़ता चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इम्प्रेशन गुरु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सीखने के लिए बहुत अच्छे लोग मिले, लेकिन एक प्योर गाइडेंस जो आपकी सच में परवाह करता है, वो एक समझ में आ जाता है कि वो डांटता भी है, वो समझाता भी है, वो रूड भी होता है, और वो सारे मतलब अपने नुस्खे जो होते हैं एक गुरु के, वो सब कुछ करता है। मेरी गुरु ने जिस तरीके से मुझे समझाया करा, और आज जब मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ या डांटता हूँ, तो वो बहुत समझ में आता है कि हाँ, उस समय उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, या उस समय इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, मुझे क्यों रूठ गई होंगी, या क्यों इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, तो अब समझ में आता है। वो एक फेज होता है ना, उसके बाद ही सब चीज क्लियर होती है। मतलब मुझे आपके इस पूरे जवाब से दो बातें बहुत क्लियर हुई। एक तो डेस्टिनी आपको आपके गुरु के पास पहुंचा देती है, और दूसरा आपने एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की जो मैं अपने ऑडियंस को भी बोलूँगी, कि हमें हर किसी में गुरु ढूंढ सकते हैं। मतलब आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, सबके पास कुछ तो यूनिक चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखना चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं, और अगर आपकी डेस्टिनी में है तो गुरु आपके पास आ जाएगा। तो आपने आपकी एक पेंटिंग कलकत्ता के संग्रहालय में रखी हुई है, म्यूजियम में। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, मुझे बताएंगे? उसकी पीछे की स्टोरी भी बड़ी दर्दनाक कह लें, या जो भी है फेज है वो एक जी। हुआ यूं कि मैं उस समय अहमदाबाद में था। अच्छा। और बिरला आर्ट एंड कल्चर में मेरा एक प्रोग्राम वहाँ लगा, एग्जीबिशन हुआ। सो मैं अहमदाबाद में था, तो पेंटिंग्स का साइज बड़ा था, तो मैं ले नहीं जा सकता था, तो मैंने कोरियर कराई थी वो पेंटिंग्स। अच्छा। तो अब मैं उस कंपनी का क्या नाम लूँ जिससे कोरियर कराई मैंने, वो जिस भी स्थिति में पहुंची, तो कलकत्ता से कम 60-70 किलोमीटर दूर वो पेंटिंग डिलीवर हुई। अभी वो गैलरी नहीं आई थी। मैं बार बार फ़ोन करा था, मैं ट्रेन में था कि भई पेंटिंग पहुंची। उन्होंने कहा आशुतोष जी आपकी पेंटिंग नहीं आई है, हम लोग जगह छोड़ रहे हैं, कल सुबह शो है आपका। ओके। तो जब सुबह मैं पहुंचा वहाँ पे, तो मैंने बार बार मैं फ़ोन करा। मैं एक्चुअली में रात में पहुंचा, सुबह तो मैं गया था, रात में पहुंचा तो सीधे होटल, मेरे जो ऑर्गेनाइजर थे वहाँ के, सीधे आ गए मुझे लेने के लिए, क्योंकि कलकत्ता में मैं पहली बार गया था। तो उन्होंने पूछा था फर्स्ट टाइम आ रहे, मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे लेने आए, फिर उनकी गाड़ी से मैं होटल पे आया। तो फिर बोले सर पेंटिंग का क्या स्टेटस है। हमने कहा पेंटिंग आप तक अभी तक नहीं पहुँची। तो मैं कंटिन्यूएशन में मतलब पूछ रहा था कि आप उसको प्लीज़ डिलीवर कराओ। बहरहाल वो कह रहा था कि हम कल शाम तक कराएंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शो था जी। तो ये सफ़र ऐसा रहा कि मैं फिर वहाँ से गाड़ी किया, जहाँ तक ऑटो टेम्पो जा सकती थी वहाँ तक मैं ऑटो टेम्पो से गया। उसके बाद लिफ्ट लेके पहुँचा, वहाँ से गया तो पेंटिंग जैसे तैसे मैं लिया और उसको बोला, फिर वहाँ से साइन वाइन करके कि मैं पेंटिंग बीच में रिसीव कर रहा हूँ। उन्होंने वो रिसीविंग ऑर्डर लिया होगा, और फिर मुझे वो पेंटिंग लेके मैं आया था। अच्छा, वो सब करते कराते कम से कम रात के 1:30-2 बज गया था। अच्छा। और वो एक ऐसा रूरल एरिया था, गांव एरिया था कि वहाँ पे कोई गाड़ी कुछ नहीं थी। मुझे बैल टांगे वाला मिला। अच्छा। तो मैं टांगे में अपनी पेंटिंग रख के, मेरे पास पूरा वुडन बॉक्स था, मैं वो पेंटिंग वहाँ से रख के और फिर उसको लेके आ रहा हूँ। और फिर लेके आया, और ये सब करते हुए सुबह के 4 बज गए। मैंने उनको फ़ोन किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजर बड़े चिंतित थे और कंसर्न भी थे कि मतलब काम इसने किया है, क्योंकि मेरी फोटोज़ वगैरह उन्होंने पेंटिंग की देखी थी। तो उन्होंने कहा था स्पेस हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ। और जैसे रात में फिर रात में 4 बजे होटल पहुँचे। मैंने कहा मैं पेंटिंग ले आया, तो पेंटिंग खुली। अब पेंटिंग खुली तो उसके सारे फ्रेम सब टूटे हुए थे। आप ये समझ लीजिए कैनवास की जो लकड़ी थी बस वो बच गई थी, और पूरी कैनवास कहीं से फटा नहीं था, बस इतनी गलीमत थी। बाकी सब कुछ टूट फूट गया था, बुरी स्थिति में था। 4 पेंटिंग्स थी, चारों की वही हालत, चारों की वही हालत थी। और बड़ी वैसी स्थिति में फिर मैं खोला पेंटिंग्स को, मेरे तो एकदम आंसू आ गए कि अब क्या करूँगा। सुबह 9 बजे 10 बजे ओपनिंग है, और मैं कैसे कहाँ से जाऊँगा इतनी जल्दी। तो फिर उन्होंने कहा तो परेशान ना होइए, यहाँ पे हमारा पास में लोकल फ्रेमर वाला है। हाँ। आप वहाँ से फ्रेम करा लीजिए, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिर उसके बाद से 5 बजे 5:30 बजे मैं उसके यहाँ पेंटिंग पहुँचाया। उनकी गाड़ी, तब उन्होंने गाड़ी दे दी थी, तो उनकी गाड़ी से लेके गया पेंटिंग वगैरह वहाँ पे। फिर फ्रेम हुई, फिर फ्रेमिंग के बाद वो आई, तो मैं बार बार फ़ोन किया। खैर 9:30 बजे तक मैं गैलरी बिरला में पहुँचा, तो वो पेंटिंग वेंटिंग लगाई। और जब लगाई तो लास्ट में वो जगह उन्होंने छोड़ रखी थी, तो वहीं पे सेट करी गई किसी तरह।
वो लगी और उसका रिजल्ट आया तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। तो कहते हैं ज़्यादा स्ट्रगल करो ना तो रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। वो उसमें एक कंपटीशन भी था हाँ। और एक शो भी था, तो वही कंपटीशन था, तो वो सिलेक्शन हुआ फिर म्यूजियम के लिए, फिर रखा गया था कुछ समय तक म्यूजियम में। तो ये तो था आपकी जीत का सिलसिला। कभी फेलियर फेस किया? हाँ, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि फेलियर भी हुआ कई कैसे बार। डील किया उससे? वो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गई हर एक नए आर्टिस्ट के लिए। हम अक्सर ना सक्सेस को सेलिब्रेट करना सिखा Right. देते हैं, फेलियर को डील करना नहीं सिखा मैं आपको पाते। ऐसे ही बता दूं कि उसी दिन की बात है, जो सेकंड आए थे जी। वो शी इज़ अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट, वो हाँ। व्हीलचेयर पे आए थे और मैं उनके पैर छुआ हाँ। जाके, तो उन्होंने कहा, मुझसे ये बोला था कि देख आशुतोष, आज तेरा प्राइज लग गया है, लेकिन आर्टिस्ट मैं बुरा नहीं हूँ। हमने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं तो मतलब आपको बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि ये साड़ी की दुकान है, किसी को लाल पसंद आएगी, किसी को नीली पसंद आएगी, जो जजमेंट में होगा या जो जूरी में होगा उसको तेरी वाली पसंद आई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा या किसी का वर्क खराब हो। और ये भी उन्होंने ये भी बात बड़ी अच्छी मेंशन करी, उस दिन बहुत अच्छी सीख मुझे मिली थी कि तुम्हारे से जूनियर भी रहेंगे, हो सकता है वो रेस में आगे निकल जाए, तो कभी हताश ना होना। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा उस दिन। हाँ। कि ये बात बिल्कुल सही है। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे से छोटा जो बाद में इस इंडस्ट्री में आया या बाद में, तो बच्चा लेके जूनियर लेके गया या कुछ इस तरीके का रहा, तो मैं कभी भी हताश नहीं हुआ। मतलब मुझे उनकी बात हमेशा आज भी याद आ जाती है कि ये साड़ी की दुकान है। हाँ। किसी को कुछ पसंद आ सकता है जूरी में, किसी को कुछ पसंद आ सकता है, वो टेस्ट डिपेंड करता है कि वो जूरी कैसी है। तो ये उस दिन बहुत अच्छी चीज़ पता चली। तो फेलियर कभी इस तरीके से अगर हुआ भी तो उसको ऐसे ट्रीट किया कि अगली बार देखेंगे। हाँ, कि अगली बार देखेंगे अब क्या है। हाँ। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि कमी कहाँ रह गई। जी। दोस्तों का साथ भी थोड़ा ऐसा रहा ना कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला तुम हार गए, उन्होंने कभी बोला कि कमी कहाँ रह गई, ये पता करने की कोशिश करो कि तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो। क्योंकि कंटिन्यूएशन जब मेहनत होती है ना, तो सबको दिखती है कि कंटिन्यूएशन में लगा हुआ है, ये बंदा कर रहा है। तो वो सारी चीजें थी जो अब कभी भी ऐसा कुछ होता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है पेंटिंग बन के कलर का पानी आप इधर से उधर ले जाइए, या किसी से कह दीजिए कि वो मेड है या कुछ भी है, पानी फैल गया है या ड्रॉप्स गिर गई हैं, तो इसमें बिल्कुल वो डर जाती हैं इवन कि ये क्या मुझसे भैया डांटेंगे। तो उसको बहुत फाइनली हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब जाओ, जो हुआ हुआ उसको ठीक करूंगा मैं। तो कई बार शॉक्ड हो गई कि मतलब कुछ बोले ही नहीं इन्होंने। तो वो एक नेचर बनाना पड़ता है कि ऐसी बड़ी सी परिस्थिति में कभी इस तरीके से आपको मतलब लास्ट बन के जहाँ आप साइन करने जा रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, तो बड़े अपने आप को सुकून से कि हाँ ठीक है, इट्स हैपेंस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो इस तरीके से जीवन का भी ऐसे ही है ना, सारी चीजें होते होते एक चीज कोई मेस्ड अप हो जाती है, उसके बाद सारी चीजें बदल जाती है, पर धैर्य तो बहुत जरूरी है। मतलब पेंटिंग्स के लिए स्पेशली, किसी भी इस तरीके की जो म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, ये सब साधना है, ये सब साधना है। अगर ये नहीं होगा तो आप अगर अच्छे साधक नहीं है, अगर आपको बात बात पे क्रोध है, बात बात पे आप इरिटेट हो रहे हैं, तो यू आर नॉट अ गुड, आप अच्छे साधक नहीं है। तो ये सब पूरा एक एनर्जी पे ही चल रहा है, ये पूरा यूनिवर्स या ये पूरी साधना। तो उसी एनर्जी को बस हम लोगों को फॉलो अप करना है कि हाँ सब कुछ सही है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही दिशा में करना है, सही रखना है। तो क्या करते हैं आप अपने आप को चैनलाइज रखने के लिए? मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। और हाल में मैं एक सीरीज़ भी अभी कुछ वास्तु पेंटिंग्स पे लेके आया, जिसमें मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच में वो पेंटिंग करता हूँ सुबह छत पे जाके। हाँ। और पानी की जगह गंगा जल का यूज़ करता हूँ। सो फुल मेडिटेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ, पूरा उसमें अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, कि वो पेंटिंग कहीं लगेंगी तो अपना काम करेंगी। तो ये बहुत अच्छी नीयत से कोई चीज़ बनाई जाए तो उस नीयत से लोगों को भी दिखती है। अच्छा आशुतोष जी, अभी तक तो हमने बात किया ये पेंटिंग की, पर आप जब लखनऊ आए 2016 बताया ना आपने, तब आप क्यों आए लखनऊ? मतलब कानपुर में सब फैमिली थी, सेट थी क्या? कई जगह एग्जीबिशन की वजह से, कई सिटीज़, बल्कि ऑल ओवर, मतलब कोई गैलरी नहीं छोड़ी, कई जगह शोज़ किए हैं, पूरा भारत ही कवर किया, जितने रिनाउंड गैलरीज हैं जी, हर जगह शोज़ किया। समय से पहले किया कुछ शोज़, जो बाद में समय आया तो थोड़ा पढ़ाई में लग गया। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें पहले हो गई समय से, तो ये चीज़ें रहीं। लेकिन जब पूरे जगह घूमने के बाद मुझे जब वापस कानपुर आया, तो उससे करीब थोड़ा
लखनऊ में ज़्यादा आर्टिस्टिक जगह है। हाँ। थोड़े ज़्यादा कलात्मक माहौल है लखनऊ में, कथक का घराना भी है, थोड़े आर्टिस्टिक मामले से भी लखनऊ ज़्यादा, लिटरेचर का भी हाँ यहाँ पे बहुत है। लिटरेचर का भी हमेशा से रहा। कई सारे लोगों से सुना, क्योंकि यहाँ 100 साल पुराना फाइन आर्ट्स भी है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उससे ज़्यादा ही हो गया अब तो ये सारी चीज़ें थी। आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे अच्छा लग रहा था, यूपी में अगर रहना है तो लखनऊ इज़ द बेस्ट प्लेस। सो मैंने पापा से फिर एक रिक्वेस्ट की कि क्योंकि ग्रैंडफादर मेरे दादाजी अब एक्सपायर कर गए, हाँ। तो वो आईएल में थे, तो वो वहाँ पे रिटायर हो चुके थे, अब पापा भी बाहर ही रह रहे थे। तो ये हुआ कि अब हम लोग वाई नॉट, मतलब लखनऊ, क्योंकि मैं यहाँ था, मुझे अच्छा लग गया था लखनऊ, तो मैंने कहा मैं क्यों ना लखनऊ में ही पापा चला जाए। तो हम लोग ने घर ऐसी ही जगह बनवाया कि जहाँ लखनऊ और कानपुर का कनेक्शन एक बना रहे। तो फिर वही मेन रोड पे रहा कि इस तरीके से बनाया जाए, कनेक्शन बना रहे। तो कनेक्शन है कानपुर से, पूरा छूटा नहीं है, लोग कनेक्टेड है, आर्टिस्ट कनेक्टेड है वहाँ से, लेकिन लखनऊ की एक अपनी अलग बात है। नो, मैं भी अभी 2-3 महीने पहले आई है ना, लव लखनऊ नाउ। तो अब ये चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। यहाँ ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। यहाँ आके काम क्या क्या किया आपने, क्योंकि मैंने सुना है आपने शायद काफ़ी सारे स्कूल्स के साथ भी काम किया। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। स्कूल्स में मैं यहाँ पे आया तो ज्वाइन हो गया। एक्चुअल में वो कोविड 2017 की बात रही होगी, तो मैं अपना स्कूल कैरियर वहीं से शुरू किया। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज अ आर्ट टीचर, एज अ आर्ट फैकल्टी, एज ए स्कूल में आर्ट स्कूल्स में फाइन आर्ट्स ओपन कराया आपके, उसमें एक दिल्ली पब्लिक स्कूल गोमती नगर है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर भी फाउंडर टीचर रहा। तो मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत अच्छी प्रिंसिपल मुझे मिल गई। मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, मिसेस रूपम सलूजा मैम। शी इज़ अ वेरी फाइनेस्ट प्रिंसिपल, मतलब एक्सप्लोर करने दिया आर्ट में, बच्चों को एक्सप्लोर करा रही थी मेरे थ्रू, मतलब वो बहुत मतलब एक्टिव थी। तो ये सारी चीज़ें थी उनके अंदर, तो मुझे बड़ा समझ में आ रहा था कि कितना अच्छा है, मतलब मुझे और मज़ा आने लगा। सच बताऊँ तो स्कूल में मज़ा आने लगा, ये लगा ही नहीं कि कोई जॉब चल रही है। हाँ। तो स्कूल जाता था, बच्चों को सिखा रहा था, मुझे नया नया, मैं भी अभी सब चल ही रहा था। तो ये हुआ कि मज़ा आ रहा है, मैं बहुत कुछ सीखा समझा मैम से। फिर उसके बाद मेरा हुआ ये सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में। हाँ। वहाँ से कॉल आई थी कि इस तरीके का, क्योंकि इस स्कूल में मैं काफ़ी काम कर दिया था, तो वहाँ पे थोड़ा अट्रैक्शन जाता ही है, फेसबुक के माध्यम से या तमाम सारे ऐसे मीडिया हैं, तो गया। तो वहाँ से फिर कॉल आया, तो फिर मैंने ज्वाइन किया सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा यहाँ से अलग था। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, शी इज़ द मोस्ट सीनियर प्रिंसिपल मेरे नॉलेज में अभी तक, मिसेस पूनम कोचटी मैम। सो उनके साथ रहने का मौका मिला, एंड शी इज़ अ वेरी विजनरी प्रिंसिपल। मतलब मुझे आज के समय में उनके साथ बहुत अच्छा लगा, जो जितना भी समय रहा उनके साथ, बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया, समझाया, और स्कूल में भी बहुत फाइन आर्ट्स को मतलब बहुत प्रमोट किया उन्होंने। तो ये एक चीज़ है कि स्कूल्स की जो फाइन आर्ट्स का आज अभी क्या हो रहा है, जब फिर मैंने एक समय में आते आते फिर अपना एक प्लान किया, मैंने मैम से डिस्कशन भी किया कि नाउ कुछ अपना करने का प्लान हो रहा है। तो जाने तो नहीं दे रही थी, क्योंकि कोई कहीं, एक लकी ये रहा कि कोई कहीं कभी जाने नहीं दिया। हाँ। बड़ा रिक्वेस्टिंग मूड से छोड़ा कि अभी आप मुझे थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। तो सारे लोग आज भी कनेक्टेड हैं, और मेरे प्राइमरी के टीचर से लेके आज तक सबसे कनेक्टेड हूँ मैं। तो ये चीज़ है। फिर अपना चित्रकथी जो मेरा स्कूल है, उसको ओपन करने का प्लान हुआ, तो उन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया, बहुत गाइड किया मुझे, ये सारी चीज़ें रही ऐसे करके। फिर तो आपने एक तरह से, हाँ, एक चीज़ और मैंने आपके बारे में आपके इंट्रो में पढ़ी थी कि आपने रेडियो में भी काम किया है। जैसे अभी आपने चित्रकला में तो किया ही है, स्कूल्स में भी किया, रेडियो में वो कैसे क्लिक हुआ आपका, मतलब वो हाँ कैसे इंटरेस्ट आया? एक कोविड टाइम पे हुआ यूँ था कि थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था मुझे, तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी, और हाथ थोड़ा चल नहीं रहा था। हाँ। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था। इवन बड़े बड़े डॉक्टर, में एम्स तक दिखाया, कुछ बाहर के, इंडिया के बाहर के डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही है। तो मैं बहुत हताश हो गया था कि, और आप स्पाइन का ऑपरेशन, मैं बहुत डर गया था। हाँ। कि अभी तो गया, मैं भी रहूं या ना रहूं, स्पाइन एक बार खुलता है तो बड़ा डर लगता है। तो यह हाथ बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था, मतलब हाथ बनाना तो छोड़ दीजिए, हाथ बिल्कुल उठ नहीं रहा था, वाइब्रेशन वगैरह बहुत छोटी चीज़ हो गई थी, हाथ ही नहीं मूव कर रहा था। उस समय इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं रोने लगा कि मेरा हाथ नहीं, मेरा एक आर्टिस्ट का मतलब अस्त्र शस्त्र है, या हाथ ही से ही है सब कुछ, और कुछ भी ऐसा नहीं है।
तो मैं बहुत हताश हो गया कि अब कैसे क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, अभी तो जस्ट शुरू किया है, हाँ। आगे कैसे होगा। तो फिर मैं रोने होने लगा। फिर मेरे दादू जो वहाँ पे उस समय हम लोग दिल्ली में थे, तो उन्होंने बताया कि इसको पागल रोते क्यों हो, ये लाइफ का ऐसा ही हो जाएगा, हाथी तो है। मतलब उन्होंने ऐसे वो मोटिवेट हमेशा करते थे। फिर चाचू भी बहुत मोटिवेट किए, फिर पूरी फैमिली खैर मुझे मोटिवेट करी। उस समय मैं बैठे बैठे कोविड के समय में जब घर में बंद थे ना, तो देखा कि क्या और कर सकते हैं। व्हीलचेयर, मैंने और थोड़ा आगे का सोच लिया था कि अब हाँ। व्हीलचेयर पे आ जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं करूंगा क्या। तो फिर मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हाँ कॉलेजेस वगैरह के टाइम पे थोड़ा सा एंकरिंग वगैरह या कभी माइक वाइक संभाला। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं व्हीलचेयर पे आ जाऊंगा तो मेरा ये काम अब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं व्हीलचेयर पे बैठ के तो बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ अपना निकाला जाए जिससे मेरी क्रिएटिविटी खत्म ना हो। तो उस समय मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखा कि कैसे इसको करते हैं या क्या तरीका है। तो फिर मैंने शुरू किया। फिर मेरे एक दो लोग कुछ कनेक्शन में थे, तो मैंने अपने कुछ कनेक्शन निकाले, ऑल इंडिया रेडियो से कनेक्टेड थे। तो ऐसे करके शुरू हुआ। और फिर एक प्रोग्राम कुछ डिलीवर किए तो उनको वॉइस वगैरह अच्छी लगी। फिर कई जगह वॉइस नोट भी, मैंने वॉइस ओवर भी किया है। हाँ। कोरोना के समय में यूपी परिवहन विभाग के लिए जो अच्छा। हर चौराहों पे यूपी के चल रहा था, वो मेरी आवाज़ थी, है ना। तो great. परिवहन विभाग के लिए शूट किया था कोरोना टाइम पे। तो उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर आवाज़ उनको पसंद आई। फिर उन्होंने मुझे रात का शो दे दिया। पहले तो दिन का शो दिया था, फिर उन्होंने रात का शो दे दिया। उस शो का नाम था रात बाकी बात बाकी। तो अच्छा। फरमाइशी गीत थे। हाँ। तो उसमें गीतों बस फरमाइश आए और आपको प्यार भरी बातें और उसके बाद से लोगों के फरमाइश को पूरा करिए और सुला दीजिए। ऐसे करके सिस्टम आपको पसंद है वैसे म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक तो गाने सुनना किस टाइप के गाने सुनते हैं? मैं बेसिकली लता जी का बहुत बड़ा फैन। लता जी का मैं बहुत, मतलब हर इंटरव्यू है और हाँ। गाने हैं, उनका बहुत बड़ा फैन, कुछ भी कह लीजिए। मतलब मुझे उन बहुत बहुत एक्चुअली पेंटिंग्स लता जी ने बहुत बनवाई। लता मंगेशकर जी के गाने सुन के जो पेंटिंग का फ्लो आया, या जो उन्होंने सॉफ्ट सॉन्ग थे उनके, या जिस भी तरीके गाने गाए, बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनवाई गाने कभी सुन कोई के। गाना सुन के ऐसा लगा कि आंखें बंद करके कि हाँ इसकी पेंटिंग बनानी है? कोई ऐसा गाना या कुछ ऐसे बनाया कभी एक आपने? समय में मेरा बहुत एक गाना सुनता था, एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा। हाँ। ये गाना जैसे लगता था ये मेडिटेशन है मेरे लिए। आप इस गाने को आंख बंद करके सुनिए, उसके बाद से लगता है पूरा सब कुछ एक तू ही है। तो इस तरीके का गाने हैं, कई सारे हैं लता जी के। ओ पालन हारे, ये वाले गाना बहुत प्यारा है। ये सब इतने प्यारे प्यारे, मतलब बहुत ही गाने हैं उनके, सभी गाने आपकी अच्छे। बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत अलाइन हैं। हाँ, राइट। तो थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब कैसे, देखिए एक बहुत बड़ा मिथ है, हम समझ नहीं पाते रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क है जो बहुत लोग नहीं कर पाते। बट आपके बातों से मुझे ऐसा लगा रिलीजन से बियॉन्ड आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अलाइन हैं। उसकी तरफ कैसे खिंचाओगे आपका, या था माहौल में घर के? घर में माहौल रहा, हमेशा से रहा, थोड़ा सा पूजा पाठ का रहा, अंधविश्वास पे नहीं रहा। दादाजी का भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे, तो फादर भी हमारे बहुत ज़्यादा नहीं रहे कभी पूजा पाठ में जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे था। फिर बाद में मेडिटेशन जब कनेक्ट हुआ ना, तो उससे बड़ा खुश रहने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा, बड़ा शांत रहने लगा। कुछ भी हो, जहाँ लीव इट, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये वाला नेचर आ गया। तो ये एक, फिर मैं उसमें इन्वॉल्व होता गया कि शायद यही मुझे बचा सकता है, या मेरे जैसे इंसान के लिए, क्योंकि घर में कोई आर्टिस्ट नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। सबको चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि इतना मेडिटेशन है, या इतना अध्यात्म है, या इतना बातें करना है धार्मिक, तो ये कहाँ से ज़रूरत है। लेकिन ना, हर एक ग्रंथ या हर एक धार्मिक अगर चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, वो मेरी पेंटिंग का हिस्सा बन रहा था। मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं समझ रहा था, तो उसको दिखा पा रहा था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर। जब आपके पास नॉलेज होगा ना, तो आप तब तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। आप हवा में कुछ भी नहीं पेंटिंग कर पाओगे। आपके पास एक अच्छा स्टडी होना चाहिए। जब स्टडी होगा तो उसको अपने स्टाइल से आप दिखाओ। तो यही फिर मैंने इसको अपनी ढाल बनाई और फिर मैं खूब पढ़ना शुरू किया। जैसे एक मेरी पेंटिंग है नक्षत्र। हाँ, उसमें मैंने दिखाया स्वाति नक्षत्र की मैंने बात की है। देखिए, स्वाति नक्षत्र का जब जो पानी होता है ना, हाँ। जब वो सीप में गिरता है तो पर्ल, मोती बनता है। हाँ। तो वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। अच्छा। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब केले में गिरता है तो कपूर बन जाता है। तो मैंने इसको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कपूर वाला।
तो नहीं वो तो मैंने सुना था मोती का, बट हाँ, कपूर मैंने वो इस तरीके से very जो amazing। प्योर कपूर होता है वो बनता हाँ। है। तो मैंने उस पेंटिंग में पूरा स्वाति नक्षत्र का पूरी पेंटिंग को बनाया है, एंड सागर के अंदर वही सीप पड़ी हुई है और उस नक्षत्र का पानी गिर रहा है हाँ। और वो मोती बन रहा है। और आपको अब जानते होंगे ओरिजिनल मोती इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। हाँ, क्योंकि उसमें एक अच्छे नक्षत्र का पानी है। मैंने हाँ। उसे सोसाइटी से कनेक्ट किया कि अगर अच्छा डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डाला जाए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको बहुत ज़्यादा गाइड करने की। आपने काम तो पहले ही कर दिया है। तो एक अच्छा नक्षत्र का पानी या एक अच्छे संस्कार बच्चे के अंदर पड़ गया है तो बच्चा ऑटोमेटिकली एक मोती की तरह चमकेगा, जो कि बड़ा महंगा होगा, बहुत अलग होगा, बड़ा डिफरेंट होगा, अलग से उभर के आएगा। अब अलग से उभर के आएगा। तो जो नक्षत्र पे हम लोग कहते हैं ना, मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हो गया तो उसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, तो वो भी एक नक्षत्र है। तो क्यों ना उसको वैसा ही डिसिप्लिन दिया जाए या वैसी ही चीजें उसके अंदर संस्कार डाले जाएं। तो मैंने इस तरीके से वो पेंटिंग को किया था, जो सीबीएसई का बाद में एक डायरी भी बना, फ्रंट पेज भी बना था। आशुतोष जी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ये क्या होता है, थोड़ा सा इस बारे में समझाइए हमें। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली किसी भी पेंटिंग का डिस्टॉर्टेड वर्जन, टूटा हुआ वर्जन, अच्छा, या ये कह ले कि एडवांस वर्जन, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एडवांस वर्जन। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फिगर्स से काम करें या आप किसी फॉर्म्स को लेके काम करें। एब्स्ट्रैक्ट वो आज़ाद है, उसमें आप रंग के माध्यम से भी आप अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि हर रंग कुछ ना कुछ फीलिंग दे रहा है। रेड का अलग मीनिंग है, ब्लू का अलग है, ग्रीन का अलग है। तो एब्स्ट्रैक्ट हमेशा यही काम करा है कि जैसे जिस तरीके से मैं प्योर एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं कभी भी पेंसिल नहीं चलाता हूँ। जैसे ये बात की सीरीज है, उससे पहले मैंने थोड़ा रियलिस्टिक में काम किया है। इन दोनों में फर्क बताइए, नॉन पेंटर को जैसे मैं खुद हूँ तो मुझे रियलिस्टिक में हर चीज बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ चलती है। मतलब जैसा है उसको आप वैसा ही आप कोशिश कीजिए कि अपने कैनवास या पेपर पे वैसे ही उभार दीजिए जी। क्रिएटिव पेंटिंग में थोड़ा सा इसको एक लेवल एडवांस की अपने स्टाइल से कैसे दिखा सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा उससे और एडवांस है। अच्छा। उसमें देयर इज नो बाउंड्रीज, आप अपनी भावनाओं को किस तरीके से दिखा रहे हैं या किस तरीके से कलर से ही सिर्फ बात करें। आपने बहुत पेंटिंग्स देखी होंगी या बहुत आर्टिस्टों की पेंटिंग ऐसे देखी होंगी जिसमें कोई भी इस तरीके के फॉर्म्स नहीं, ऐसे लगता है कि ऐसे करे कलर फेंक दिया। हाँ। लेकिन एग्जैक्टली वो कलर फेंका नहीं है, उसने अपनी जो जर्नी है ना, हाँ। उसने इतना एक्सप्लोर कर लिया है कि अभी उसको किसी फॉर्म्स की जरूरत नहीं है। अभी वो सारी बातें अपनी रंग के माध्यम से कह रहा है और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने स्ट्रोक्स के उससे बता रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट में जो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है वो इस तरीके का है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो व्यूअर्स होता है, कई बार स्टूडेंट्स हमसे हमेशा स्टूडियो में भी पूछ लेते हैं कि सर इसका क्या मतलब होता है। लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट का भी मतलब है, मतलब उसमें भी बहुत हाइड मैसेजेस हैं। जैसे मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें मैंने रिफ्लेक्शन नेचर के बारे में दिखाया है। तो उसमें क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रिफ्लेक्शन है और बीच में गर्भ में ही एक बेबी को, वो जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हाँ। वो एक हिडन मैसेज है कि अच्छा, लोग पूछते हैं कि व्हाई डू दिस, ये क्यों किया आपने, क्यों किया? वो मैं छोड़ता हूँ अपनी पेंटिंग में, क्योंकि मेरी पेंटिंग मेरे बिना अधूरी है। आपको अगर पेंटिंग को समझना है तो मुझे ढूंढो, पेंटर को समझना तो आप मुझे ढूंढो, अदरवाइज आप एक लुक लेके निकल जाओगे और पेंटिंग बड़ी क्या बनाया ये ऐसे ही है, तो ठीक है वो ऐसे ही है। लेकिन आपको अगर सच में उसका डीप मीनिंग समझना है तो आप आर्टिस्ट से ढूंढो, उससे समझो, और जब मैं समझाऊंगा तब आपको सब कुछ दिखने लगेगा। तो ये है मेरा एक अपना एक स्टाइल है। मैं एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज करता हूँ कि एक छोटा सा शॉर्ट, कोई हिडन प्लेस या कुछ जिसमें क्वेश्चन वाई उठ जाए कि वाई आपने ये क्यों बनाया, या वहीं जाके अट्रैक्शन नजर चली जाए कि आपने ये क्यों किया। तो ये चीज है कि मैं अपने एब्स्ट्रैक्शन में इसका बहुत अच्छे से यूज करता हूँ ताकि मुझे ढूंढो कि भैया ये किसने बनाया है, कहाँ है ये। तो हम कह सकते हैं जैसे मुक्त पेंटिंग जिसको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। मैं मुक्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एज अ राइटर हम मुक्त कविता लिखते हैं, मतलब विदाउट शेप के अंदर, मतलब एक बॉक्स में फिट नहीं होना, वो दैट्स कॉल्ड मुक्त कविता। वही है आर्टिस्ट मेरे ख्याल से, जो हर जगह अगर फिट हो रहा है तो आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट मतलब कि आप बिंदास एकदम खुले पंख की तरह आप आजाद हैं, और जो मन विदाउट रिसर्च नहीं, ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी बना दो, उठाओ कलर और फेंक दो, नहीं, रिसर्च करके जो मन हो उस आज़ादी से काम करो, उस फ्रीडम से काम करो। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और बस छोटे छोटे टॉपिक्स अपने आसपास, बहुत ज़्यादा बैठ के सोचना नहीं कि 6 महीना सोच ही रहे हैं। अपने आसपास की जीवन यात्रा है जो है उसको देखिए, समझिए, और उसको उठा के पेंट कीजिए, पब्लिक को दिखाइए, आप खुद भी समझिए उस चीज़ को, कनेक्शन बनाइए,
तो बहुत प्योर सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको हमेशा अब ये आजकल रेफरेंस का सिस्टम है, अभी कुछ भी बच्चों से कहिए तो पहले सर मोबाइल दीजिए, गूगल दीजिए, एक ऐप है पिंटरेस्ट दीजिए, तो पहले उससे ढूंढेंगे सारी चीज़ें, फिर वो बनाने शुरू करेंगे, तो वो कौन सा आर्टिस्ट है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप शुरुआती दौर में तो एज अ रेफरेंस कुछ चीज़ों को आप लेके काम कर सकते हैं कि एज अ रेफरेंस कुछ चीज़ें उठा लिया, अपने कॉम्पोजिशन में नहीं उसका स्टडी है तो आप उसको ले जाके अपने पेंटिंग में अप डाउन करके उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन पूरी पूरी पेंटिंग कॉपी कर देना और उसको बना के लगा देना, वो कोई आर्ट नहीं है, वो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है और आप उसको उठा के सिर्फ कॉपी कर रहे हो, तो वो एक पूरा कोई रिसर्च वर्क नहीं है। रिसर्च तो ये कि आप उसके बारे में समझें, और मैं अपने चित्रकथी में ये चीज़ कहता भी हूँ अपने स्टूडेंट से कि ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाना है, उसके लिए पहले ढूंढो कि अगर ये पेंटिंग बनानी है तो ये कब बनी, क्या इसकी हिस्ट्री थी, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस तरीके की पेंटिंग बनाने की। जैसे हम लोग फोक आर्ट से बहुत फोकस करते हैं। हाँ। तो इंडिया फोक आर्ट्स में जितनी भी 35-40 तरीके की फोक आर्ट्स हैं, इन सबको ऐसे ही आओ और बनाओ नहीं, इसके बारे में समझो कि ये कहाँ का है, क्या उस समय रहा, किस तरीके के टूल्स यूज हुए और किस तरीके के मतलब इक्विपमेंट्स यूज करके इसको बनाया जाता था और क्या इसका ओरिजिनल प्रोसेस था। आज चीज़ें बदलते बदलते बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, या लोग उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये है आप थोड़ा सा भागेंगे तो ये जनरेशन जो है और भगा रही है भगा रही है। तो आजकल बहुत हर चीज़ का बड़ा शॉर्टकट है। जनरेशन से मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल लगता है कि इस समय आपसे पूछना चाहिए। आजकल एक कमांड पे एआई अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के देता है, तो आप क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? ह्यूमन को एआई रिप्लेस कर रहा है, तो पेंटर्स का भविष्य आगे क्या? नहीं, पेंटिंग वो बना रहा है लेकिन वो भावना नहीं ला सकता। डिफरेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि एआई जनरेट कर रहा है, एआई से लोग हेल्प ले रहे हैं, बनवा रहे हैं और उसको कॉपी कर रहे हैं, ये चीजें हैं, लेकिन जब एआई एज अ हेल्प के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो इससे आर्ट को कोई खतरा नहीं, आप ऐसा मानते हैं? अभी फिलहाल खतरा नहीं है, आगे का अभी पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो भावना आप एआई से कैसे लेके आएंगे? वो फीलिंग आप एआई से कैसे लेके? ह्यूमन है, मशीन है, तो वो उस तरीके का 10 बना सकता है, लेकिन एक ओरिजिनल पेंटिंग को सेम कॉपी करके एक आर्टिस्ट जो रियल आर्टिस्ट होगा वो कभी कॉपी नहीं करेगा। कहेगा भाई दोबारा कॉपी नहीं होगी, एक ही पीस है वर्ल्ड का, और इसीलिए पेंटिंग्स महंगी होती हैं। फिर कहते हैं सर आप महंगी पेंटिंग क्यों देते हो? तो महंगी पेंटिंग देने का कारण ये है कि आप सिंगल पेंटिंग ले जा रहे हो, ये वर्ल्ड का इकलौता पीस है, दूसरा मैं नहीं बनाने वाला ऐसा। ये आपकी कोई सबसे फेवरेट पेंटिंग आपकी अपनी? मेरी एक फेवरेट पेंटिंग, वैसे तो सभी फेवरेट रही हैं, लेकिन एक पेंटिंग थी फीलिंग विथ योगा के नाम से। अच्छा। वो इस समय इलाहाबाद में लगी हुई है। क्या है उसमें? फीलिंग विथ योगा में मैंने रेड कलर और वाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन के साथ दिखाया वो पेंटिंग। तो उसमें एक योगा कर रहा है ऐसे पेंटिंग। वो फीलिंग विथ स्ट्रोक की सारी सीरीज है, उसमें 22 पेंटिंग बनाई थी जिसका शो हुआ था, 2-4 जगह वो शो हुआ था। कानपुर में भी उसका शो हुआ था एक बार, मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो और भी कई जगह उसका शो, बिरला में भी हुआ है, ICCR कैलकाटा में भी हुआ, जवाहर कला केंद्र में भी, ऐसे करके कई जगह उस पेंटिंग का शो हुआ। तो 22 पेंटिंग में से अभी मेरे पास 3-4 बच गई हैं, है ना, बाकी अब रही नहीं, इधर उधर निकल गई। तो कई बार पेंटिंग्स फ्रंट पेज बन गई राइटर्स का। जब मैं कलकत्ता में ICCR की बात बता रहा था, तो एक राइटर को बहुत पसंद आई और उन राइटर ने उसकी इतनी मतलब तारीफ कर दी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने मतलब ऐसा क्या दिखा दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे थे अपनी कविता जो उनकी किताब रही होगी, तो वो उसमें कुछ ढूंढ पा रहे थे, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड कोई पेंटिंग थी। तो बाद में उन्होंने फिर उसको अपना बुक का फ्रंट पेज भी बनाया। तो मेरे दिमाग में भी एक्चुअली अभी कुछ ऐसा ही चल रहा था। खैर, ये बताइए आपकी एकेडमी, जब आपने अपनी क्या नाम, चित्रकथी, मैं अक्सर नाम भूल जाती हूँ, चित्रकथी, एक तो ये नाम बहुत प्यारा है, इस नाम की स्टोरी बताइए, और वो कैसे आपका इंस्पिरेशन आया, उसके पीछे क्या कहानी है? चित्रकथी या एंड गोल हमेशा से यही था कि मुझे खोलना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, जिंदगी में नहीं था। इवन आपको बता दें कि आई हेट टीचिंग। अच्छा। मुझे कभी भी ना टीचर बनना था, ना टीचिंग पसंद थी, लेकिन कहते हैं ना समय बहुत बड़ी चीज होती है, और फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेके इसी को एंजॉय कर लिया। जो स्थिति परिस्थिति बनी उसमें ही मजा आने लगा। वो आप जिसमें मस्त रहेंगे तो आप किसी भी चीज में मस्ती ढूंढ लेंगे, वो वाली है ना। तो वही मैंने भी अपनाया कि मैं धीरे धीरे इसको एंजॉय करने लगा। और फिर ये इंस्टीट्यूट की जो बात है या जो नाम की बात है, मुंबई में एक महाराष्ट्र का एक फोक आर्ट है, वर्ली पेंटिंग, बड़ा सब लोग जानते हैं आजकल। टेक्सटाइल्स में भी आ गया, स्टोल्स वगैरह में भी, और पेंटिंग तो है ही।
लेकिन उस वहीं का एक और आर्ट फॉर्म है जो जिसे बोलते हैं आपका चित्रकथा, जिसमें चित्रों के माध्यम से कथा, स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, चित्रों के माध्यम से कथा कहा जाता है। हाँ। एक चित्र बनेगा, फिर उसमें लिखा जाएगा, फिर एक चित्र बनेगा, लिखा जाएगा, तो इस तरीके से वो पूरा बनता है और उसको पूरा चित्रकथा बोलते हैं। तो जब इसकी बात आई रखने की, तो मैंने कहा कि हर पेंटिंग की स्टोरी है, हर चित्रकार की और चित्रकला की, दोनों की स्टोरी, पेंटिंग्स की भी है और आर्टिस्ट की भी है, सबकी स्टोरी है। तो कुछ ऐसा नाम कि जो इसकी कथाएं बताए, या जो मेरी वाली जो है वो लेडीज है, चित्रकथी तो जो मेल फॉर्म में आप टेलिए इस तरीके का पेंटिंग देखेंगे तो मेल बैठा रहेगा और आगे पेंटिंग चलेगी। मेरी वाली लेडीज है तो लेडीज बैठी है और चित्र इसकी पूरी पेंटिंग्स की वो कथा बता रही है। अच्छा। तो ये नाम बना चित्रकथी। और रही बात, आपने ऐसे पूछा कि ये ओपन कैसे हुआ, ये खुला कैसे, तो आपको बताएं कि ये पहले मेरी बनाने की जगह थी। अच्छा। पहले मैं इस स्पेस को एज अ स्टूडियो यूज करता था। हाँ। तो शाम का समय था, जिस एरिया में पहले लखनऊ में चित्रकथी अभी जहाँ चल रहा है साउथ सिटी में, तो वहाँ पे मैं हमेशा अपनी पेंटिंग्स करता था, बैठ के अपने स्टूडियो में काम करता था। तो वहाँ पे कई सारे रिटायर ऑफिसर्स हैं। हाँ। कर्नल्स हैं, ऑफिसर्स हैं। तो जाते वक्त उन्होंने मतलब देखा होगा कि मतलब शीशे से दिखता है क्योंकि कि कोई पेंटिंग कर रहा है, तो ऐसे ही टहलते टहलते आके, बेटा यहाँ क्या करते हो तुम? तो हमने कहा मैं यहाँ पेंटिंग करता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। और ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अच्छा हम थोड़ी देर देख सकते हैं? अच्छा, थोड़ी आवाज ही वैसे रहती है ऑफिसर्स की। तो हमने कहा बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चेयर दे दिया, सोफा वोफा थोड़ा सा लगा हुआ था, तो बैठे अपने डंडा डंडा स्टिक के साथ थोड़ी देर बैठे रहे। कह रहे बहुत मजा आ रहा है यार, तुम बनाओ। हमने कहा, जाड़े का समय था, तो मैंने कहा सर चाय पियेंगे आप? हाँ। तो कह रहे हाँ चाय पी लेंगे। तो ऐसे रैंडम, इतने बूढ़े थे, बहुत एजेड थे, तो मैंने ठीक है। फिर चाय वाय, मेरी एक मेट है वहाँ पे, फिर चाय वाय बनवाई उनसे, चाय पिए, फिर थोड़ी देर बैठे। कह रहे थे वाह मेरी पीठ पे, कह रहे बहुत मजा आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया आशुतोष नाम है। कह रहे बहुत बढ़िया यार। फिर चले गए। फिर वो ऐसे मतलब आगे पीछे निकले, तो कभी नजर पड़ जाए तो मैं भी सर झुका दूं। हाँ। तो फिर वो एक दो बार आए, ऐसे करके बातचीत हुआ। फिर उनकी एक पोती थी, तो उनको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा। तो वो लेके आए कि बेटा इसका जरा प्रोजेक्ट है इस तरीके का, इसको जरा एक बना दो। मैं अपनी पेंटिंग छोड़ के, क्योंकि अब एक बार चाय पे आप बैठ जाते ना, तो दूसरा कनेक्शन बन जाता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, और थोड़ा थोड़ा बना दिया उसको। खैर स्कूल में थोड़ा अप्रिशिएशन वगैरह मिला होगा, तो कह रहे तुम इसे सिखा सकते हो क्या? नेक्स्ट डे आके बोलते हैं सिखा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, आप ले आइएगा, 10-15-20 मिनट जो भी है मैं बता दूंगा, जो क्लियर होना हो जाएगा। तो वो धीरे एक आया, फिर उन्होंने एक दो लोगों को और बताया कि ऐसा ऐसा एक लड़का बनाता है और बढ़िया बना रहा है, और हाँ। बड़ा अच्छा सीख गई है, 10-15 दिन में काफ़ी अच्छा करने लगी है। तो होता है थोड़ा एक आर्टिस्टिक सेंस मिल जाता है, तो ऐसे ही किसी का भी वर्क अच्छा होता है। हाँ। तो वहाँ से वो 2-4-5 लोग होके थोड़ी थोड़ी मेरी जगह साइड होती चली गई, और वो फैलता चला गया उनका बच्चों का थोड़ा सा ऐसे करके एक सेटअप बन गया। हाँ। तो बाद में जब बच्चे ज़्यादा बढ़ गए, 10-15-20 हो गए हैं, तो ये हुआ कि अब थोड़ा से प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो फिर सारे मतलब जो भी प्रोसेस होता है इसका ओपन करने का, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी है, वो सब हुआ। फिर उसमें कई सारी मम्मी लोग जो आके बैठती थी या देखती थी, तो कहती कि हम भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसी कोई इंस्टीट्यूट तो था नहीं, ये ऐसे ही मेरा बनाने की स्पेस थी। तो उन्होंने कहा कि हम भी कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई एज थोड़ी ना है। तो फिर वो आई, वो लोग भी ज्वाइन करें। फिर मैंने कहा इसको एक स्टूडियो का एक उस कंसेप्ट पे ले आया जाए। हाँ। मैंने रिसर्च किया, देखे कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने सारे अपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करके मैंने ओपन फॉर ऑल किया। मैंने कहा देयर इज़ नो एज बाउंडेशन। हाँ। कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज पे आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर मुझे रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, बच्चे तो बच्चे सीख रहे थे, बहुत सारे पेरेंट हैं या बहुत सारी लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, वो आके बहुत अच्छा मतलब कर रही हैं, और बहुत और उनका जो फीडबैक था वो ये था कि हम हील हो रहे हैं। तो फिर मैंने इसको प्रमोट किया। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से चलाऊंगा, और कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं करेंगे जिसमें बैचेस सिस्टम हो, बच्चों का अलग बैच हो, स्कूल सिस्टम पे नहीं करेंगे। एक छत के नीचे एक स्टूडियो में बच्चा भी बनाएगा, एक साथ करेंगे। वहीं हमारा प्ले ग्रुप का बच्चा भी रहेगा, छोटा बच्चा भी रहेगा, और फिर एज की कोई बाउंडेशन नहीं। तो हमारे 78 ईयर्स तक के लोग आ गए, और बहुत अच्छा ये रहे। कई सारे फीडबैक्स हैं। एक मैडम की एक कहानी है कि उन्होंने अपना बाद में शेयर किया कि वो पहले उनकी बेटी की शादी हो गई,
पेंटिंग कर रही थी बेटी, पहले उनको शादी हो गई तो उनको डिप्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो फिर उनकी दवा ववा चली, तो उनकी वो डिप्रेशन की जो दवा एक खा रही थी उससे कार्डियोलॉजी में, हार्ट में कोई दिक्कत कर रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाया, तो फिर उनकी उसकी दवा भी चलने लगी, डिप्रेशन दोनों का कॉम्बो चला। तो फिर उनको किसी ने बताया कि इस तरीके का ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ एज बाउंडेशन नहीं है, पेंटिंग्स का एक चल रहा है बढ़िया। तो वो आई, मिली, बात करी, बताया उन्होंने, और वो 2-3 महीना करने के बाद उनकी सारी दवा बंद हो गई। देयर इज़ नो डिप्रेशन, कोई दवा नहीं, पूरा हील कर गई। तो ऐसे जब चीज़ें जुड़ी तो मुझे लगा कि लोग फिर इससे मतलब नॉट इट्स मैंने फिर उस तरीके से इसका ऑरा भी बनाया कि बड़ी प्योरिटी, बड़ी क्लीन सफाई, और जो एजुकेशन जाए वो ट्रू आर्ट जाए। मतलब देयर इज़ नॉट कोई भी फैकल्टी या मैं हूँ या कोई भी फैकल्टी हो, टाइम पास नहीं रहेगा। इसको इतना मतलब फोकस पे आप रहेंगे, जितने भी हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं या जो भी है। तो बैच सिस्टम तो ज़रूर कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक टीचर पे या 6 बच्चों पे एक टीचर रखते हैं, तो वो पूरा है कि, और पूरा फीडबैक मैं आज भी लेता हूँ। मतलब एक एक बच्चे का किसने क्या बनाया, चाहे भले जितने भी बच्चे हों, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन कितने बच्चों ने क्या बनाया, कैसे बनाया, और क्या स्ट्रोक जा रहा है, मैं खुद ट्रैक करता हूँ। अच्छा। कई बार मैं नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि अब 2 ब्रांच होने की वजह से नहीं पॉसिबल होता, तो कभी इधर रहता हूँ, कभी उधर रहता हूँ, लेकिन ट्रैकिंग मेरी दोनों जगह रहती है। तो क्योंकि जो बच्चे सीख रहे हैं, और कई जगह से बच्चे इधर उधर से सीख के आए, तो वो अपना जब इधर वो बोलते हैं उन्होंने तो ये सिखाया, हाँ। उन्होंने तो ये सिखाया। अब उन्होंने क्या सिखाया, तो मैंने कहा जो आप सीख के आए हो ना, उसको दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ, तब तो मैं तुम्हें ट्रू आर्ट सिखा पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एकदम जैसे सच्चाई जो है ना, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, मैं किसी को ऐसे एंटरटेन नहीं करता हूँ कि आप आओ और हमारे यहाँ भर जाओ और एडमिशन दो, फीस दो, ये सब नहीं, नो वे, कोई हमें नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है हर बच्चे को आर्ट रंगों से रूबरू होना चाहिए एक सर्टेन एज पे? बिल्कुल होना चाहिए। उसके पीछे आपकी क्या? मैं सिर्फ रंग ही नहीं बोलूँगा, इवन जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट हो उसमें ज़रूर पुश करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखिए, उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ को कितना फोकस में लिखा गया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं, अच्छा आप स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, थोड़ा खेलेंगे, फिर अब लाइफ बड़ी मोनोटोनी सी हो जाएगी, डेली का वही रूटीन, सुबह सुबह जाओ, ये जाओ। जब आप कुछ इस तरीके के फील्ड में आते हैं जिसमें आपका रिसर्च वर्क शुरू होता है, ठीक है, एकेडमी है, आप स्कूल जाएंगे, ये करेंगे। बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, बड़ों के लिए भी कह रहा हूँ, आप किसी भी लेडीज़ का एक पैटर्न देखिए ना, सुबह उठेगी, वाइफ के लिए, सॉरी हस्बैंड के लिए या बच्चे के लिए खाना बनाएगी, देन उसके बाद से अपना घर गृहस्थी के जो काम होंगे, मीट से करे, वटेवर जो भी उनके काम होंगे, मतलब वो डेली एक वही चैनल में चल रहा है। संडेज को बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड आया कि बाहर खा लेंगे, तो ये है, फोटोज़ खींच के इंस्टा पर डाल देंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। वेयर इज़ अ रिसर्च वर्क? आप किस लिए आए हो? क्या आप एक दूसरे के लिए आए हो, या शादीशुदा महिला क्या इसी के लिए आई है कि दूसरे के लिए हम खाना बनाएं और ये सब करें, उसकी चीजें मैनेज करें? बिल्कुल। तो वाई, अभी आप अपने लिए भी देखो ना, आप अपनी क्रिएटिविटी या अपना जो भी टैलेंट है, आप उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। हाँ। और ये एक साधना है। मैंने पहले भी कहा कि आप जो सिर्फ फोकस करना सीखो, एज की कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब आर्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता मेरे यहाँ, कहीं से भी किसी से कनेक्ट हो जाओ। उससे होगा क्या कि आपका थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा, और आपके जो डेली लाइफ है उसमें रिसर्च शुरू हो जाएगी। और जिस दिन रिसर्च शुरू हो जाएगी ना, उस दिन आप बोर होना छोड़ दो। उस दिन आप इंस्टाग्राम पे जो स्क्रोलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और दिन दिन भर फोन चला रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि सर पे एक तो हेडेक आ रहा है, आईज में एक पेन बन रहा है, और तमाम सारी ऐसी बॉडी में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक कंसंट्रेशन का लेवल बहुत कम हो गया, तुरंत स्क्रॉल करने की आदत। बच्चों का टेम्परामेंट मैडम ऐसा है कि क्या बोले कि कई सारे बच्चे आते हैं जो मतलब एकदम रेडी नहीं है आर्ट के लिए। हाँ। अभी तो मोबाइल की वजह से अब हम लोग के इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा इस पे भी फोकस किया जा रहा है कि देयर इज नो फोन, आप बुक रेफरेंस या इमेजिनेशन पे ले जाएं, ये वाली चीज़ों पे, कि बच्चों को सोचना सिखाएं कि सोचा कैसे जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ सोचा कैसे जाता है, कलाकार सोचता कैसे है, तो इस पे फोकस करा रहे हैं कि किसी भी बच्चे को सोचना सिखाए कि बियॉन्ड द, थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचो, आगे पीछे भी सोचो। गूगल है, इमेजेस हैं, प्रिंट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, आप उठा के सिर्फ बना दोगे तो उससे आर्ट नहीं है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, थोड़ा सा चीज़ों को ट्विस्ट करो, थोड़ा आगे पीछे भी रिसर्च होगी, तभी कुछ नया निकलेगा, तभी मजबूत आर्ट निकलेगी, वरना तो कॉपी पेस्ट वाले तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। चलिए, एक वर्ड आपने बहुत बार यूज़ किया, रंगों से का, हर रंग की अपनी मीनिंग है, हीलिंग है, तो थोड़ा कुछ रंगों से हमें
कुछ रंगों की मीनिंग जो आप समझते हैं वो हमारे ऑडियंस ये को रेड कलर, हाँ रंगों की बात करें तो जो रेड कलर है, हाँ रेड कलर तो हम दो जगह यूज कर सकते हैं भाई। वो मोहब्बत प्यार के लिए भी यूज होता है और लड़ाई गुस्से के झगड़े लिए भी है। गुस्से के लिए भी यूज हो रहा है। हाँ तो एक रेड कलर को छोड़ दे तो बाकी जैसे ग्रीन कलर है, बहुत सॉफ्ट कलर होता है। ग्रीन के कितने शेड्स हैं। तो पहले अगर कलर थ्योरी पे कोई बच्चा या कोई भी सीखना चाह रहा है या समझना चाह रहा है कि कलर्स क्या है, तो ग्रीन के ही शेड्स हैं। हाँ कितने सारे ग्रीन के कलर्स है, तो इनको समझे पहले ग्रीन क्या है, फिर ब्लू के कितने सारे शेड्स हैं। तो हर ब्लू जो है आपका एक एजुकेशन और थोड़ा सा अध्यात्म से कनेक्शन, हाँ उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ग्रीन कलर जो है वो आपका नेचरिस्टिक है, थोड़ा सा वो आपका जो आकाश में जो चीज़ है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रीनरी से कनेक्ट है। इस तरीके से जैसे रेड को थोड़ा सा आप प्यार व्यार के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ। और रेड कलर को आप गुस्से के लिए भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर को, जैसे ब्राउन कलर है, हाँ। ब्लैक कलर है, ये तो बहुत हार्श कलर है, इसको मैं अवॉइड कराता हूँ कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करे रहो पेंटिंग में, जब तक बहुत ज्यादा डिमांड ना हो। ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। हार्श कलर है और जरूरत हो तो लगाना चाहिए, ये भी नहीं है कि आप ब्लॉक हो रहा, आपको जरूरत लग रही है तो आप लगाओ। लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ब्राउन कलर का भी अपना मीनिंग है। फिर एक येलो ऑकर कलर है जो कि येलो के फैमिली का कलर है, तो पृथ्वी है, अर्थ है, किसी चीज में थोड़ा विंटेज फील लाना है, तो ये सारी चीजें हैं। ये कलर थ्योरी है पूरी एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक पढ़ा भी है हाँ, इसमें कि बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी ये कलर थ्योरी से की जाती है। हैप्पी का कलर होता है, आपको येलो कलर लगाइए, वो हैप्पीनेस है। इसलिए बच्चे लोग हमेशा येलो कलर से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। पीली पीली टैक्सीज आप देखिए मुंबई में, आपको हमेशा अलग से दिखेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये है कलर का बहुत बड़ा एक थ्योरी है। ये इसमें थोड़ा सा नहीं कवर हो पाएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा थ्योरी है कलर। इस पे हम एक बार कभी और एपिसोड करेंगे। कलर्स के ऊपर बात करेंगे। हाँ कलर्स, उसमें स्पेसिफिक कलर्स पे ही बात करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, आशुतोष जी ने काफ़ी सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम किया है, कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए। और कैंसर से जूझ रहे बच्चों के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आई थिंक वहाँ आपको लगा होगा कि ज़िंदगी ये भी है। कैंसर वाला जब एक कॉल आया था मेरे पास, और उसके कुछ दिन पहले या 1-1.5 महीना पहले मेरी दीदी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो पूरा परिवार ही एकदम हिला हुआ था कि ये कहाँ से घर में आ गया। तो शीज अभी तो चल रहा है, साहब उसका चल रहा है। तो उसी समय वो ये कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है कि मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में आके KGMU में पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में आपको पेंटिंग्स वगैरह कुछ हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा लोग मुझे जान रहे थे कि ये मतलब प्योर वाला इसका हिसाब किताब है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे ईश्वर ने निकलवाया या मेरे निकला ये नहीं कह सकता, एकदम से अचानक से निकला कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले ही की बात है, अभी मेरे घर पे ही था। तो एकदम से हुआ कि मैं इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करने वाला, मैं आऊँगा फ्री में सिखाऊंगा जो भी है। खैर मैं गया और जब सिखाया उनको, तो मेरी आत्मा ही पूरी एकदम मतलब दिख हो गई वहाँ पे, मतलब ख़त्म ही हो गया मैं कि अब क्या ही है। अभी भी मेरे गूज़बम्स आ जा रहे हैं। हाँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। उसमें से जब मैं फर्स्ट डे बताया उनको, तो छोटे छोटे इतने छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से 7 साल 5 साल, ये कोई एज होती है 10 साल 15 साल, कोई तो एकदम बेड पे बैठ, वैसे बच्चों को उन्होंने बताया। मैं पेंटिंग सिखा रहा था, मैं क्या बड़ा मज़ा किए। फर्स्ट डे तो उन्होंने बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये स्टेज है, मुझे लगा कि बीमारी वाली स्टेज है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मुझे बाद में नर्स वगैरह ने कनेक्ट किया, उसने बोला कि सर मुझे और पेंटिंग करनी है, आप कल भी आ जाइएगा। हमने कहा ठीक है, मैं कल भी आऊँगा। तो मैंने प्लान किया कि मैम मैं 1-2 दिन आना चाह रहा हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं। तो कह रही है ठीक है आप आइए। मैं 1-2 दिन और गया, देखा तो बच्चे बहुत खुश होने लगे। तो हमने कहा तुम्हें क्या बनना है? तो 10 साल का रहा होगा मेरे ख्याल से, 10-11 साल का। तो कह रहा सर मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आता है, मैं भी थोड़ा सा बच्चों के साथ चिल करता हूँ, मुझे भी थोड़ा मज़ा आता है, मैं कहीं पर ही सेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा अरे यार तुम आर्टिस्ट बनना, बहुत बढ़िया, तुम पेंटिंग वेंटिंग बहुत बढ़िया करो, बहुत अच्छा बनाया अभी तक। तो कह रहा, हमने कहा तुम्हें क्या बनना? तो खुद बोला 2 दिन बाद कि सर मुझे आर्टिस्ट बनना है, आपके जैसा बनना है। तो हमने कहा चलो बहुत बढ़िया है। तो पीछे से नर्स आई, कह रही थी सर इसके बाद मुश्किल से 1-1.5 महीना है। अरे मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ कि ऐसी सिचुएशन में मुझे उस समय लगा कि मैं इनको क्या दे दूँ। मतलब ईश्वर और कुछ ही लायक बनाया होता तो शायद मैं इसको आज ही कलाकार बना के इसको सब कुछ दे दूँ। तो ऐसी स्टोरीज रही वहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा चीज़ें रही। तो लेकिन ठीक है, लाइफ है,
थोड़ा सा बाद में ये चीज़ समझ में आया, पहले तो बड़ा इमोशनल हो गया था, बहुत घर पे भी आके बड़ा डिप्रेस रहा कि पूछा घर में क्या हो गया भाई, कैसे हो गया, तो हमने स्टोरी बताई तो कहते इतना ना सोचो, ये लाइफ है, ऐसे ही चलती है। पर आप बहुत थैंकफुल होना चाहिए आपको भगवान से कि ऐसे बच्चों के लिए आपको कुछ करने को मिला, मैं हमेशा उनको कुछ टाइम की खुशी देने को मिला, ब्लेस्ड हैं। मैं अपने आप को हमेशा ब्लेस समझता हूँ हाँ। कि मुझे इस फील्ड में लाया गया। मैं जब इस फील्ड में आया था तब मुझे नहीं पता था कि ये फील्ड में इतना कुछ है, सच्चाई बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब जैसे आर्ट हीलिंग है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग हील हो रहे हैं। तो जैसे लोग अपना बताते हैं फीडबैक कि मेरे लिए ये हॉस्पिटल है, या मेरे लिए ये एक मंदिर है, या मेरे लिए एक मेडिटेशन सेंटर है ये, तो मुझे पता चला कि मैं कितनी प्योर चीज़ और मैं कितनी प्योर चीज़ों से कनेक्टेड हूँ। तो फिर मैंने इसको और प्योरिटी के साथ बढ़ाना, फिर मैंने कहा जितना लोग, अभी तो सीख रहा हूँ, अभी मैं कोई ऐसा नहीं, अभी मेरी कोई एज नहीं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ये है कि जितना लोगों को दे सकता हूँ, जितना मैंने अभी तक सीखा उतना दे देते हैं, फिर और सीखेंगे तो और देंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। तो ये है कि कितने लोगों को पकड़ के अभी सिखा दूं सही से कि मतलब लोग सब समझ जाएं, सही चीज़ समझ जाएं। ये मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं भी कन्फेस करना चाहती हूँ, मुझे भी लगता था, मतलब आपसे पहले भी मैंने एक आर्टिस्ट का, पेंटर का स्पेशली पॉडकास्ट किया है, बट मुझे ये कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ था। राइट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि कितना कुछ है एक पेंटिंग के पीछे, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब मुझे हमेशा बियॉन्ड लगता था। मुझे लगता था कुछ रंग हैं, एक कैनवस पे उतारा, कुछ चीज़ें बना दी, बस हो गया। बट नहीं, शायद इससे भी बियॉन्ड है और बहुत कुछ है। अब तक मेरे अंदर कभी भी पेंटर नहीं रहा। बट हाँ, एक चीज़ मैं कुछ साल पहले बहुत डिप्रेशन से गुजरी हूँ। हर किसी की लाइफ में एक फेज़ आता है, तो मुझे एक एक्टिविटी बताई गई थी कि बस आंखें बंद करके ड्रॉ करो, कलर लेकर उस पर ब्रश चलाओ। आई थिंक दैट्स वही मुक्त पेंटिंग थी। वो हर बार ना कभी कुछ बन के आता था, सम टाइम वो ब्रेन का शेप ले लेता था, कभी इंटेस्टाइन का शेप ले लेता था, मतलब कुछ तो होता था, वो कुछ बन जाता था, जबकि मैं आंखें बंद करके कर रही हूँ। तो अब मुझे पता चलता है कि वो क्यों था। उस समय शायद मैं मेडिटेट कर रही होती थी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कई बार दीवार पे जो चूना नहीं होता है, हट जाता है, उसमें कुछ आकृतियां दिखने लगती हैं। आपको वही आकृति दूसरे को कुछ और दिखेगी, वही आकृति दूसरे को कुछ और दिखेगी, वही किसी को धनुष दिखता है तो वही किसी को कुछ और दिखता है। आशुतोष जी, हमारी आज बहुत ही, क्या बोलो, यूजफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव बातचीत रही। पर आपसे एक आखिरी सवाल, दो आखिरी सवाल करूँगी, एक नहीं, पता नहीं मेरे सवाल ख़त्म नहीं हो रहे बिल्कुल। एक तो पहला ये है कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं, यंग आर्टिस्ट जो, उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं? अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे हैं, आप देखिए उनके अंदर सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, पेशेंस की कमी होना। और ये केवल उनकी पर्सनल लाइफ में भी नहीं, बल्कि सोसाइटी को भी लिए भी नहीं अच्छा है। किसी भी चीज़ को तुरंत रिवर्ट कर देना या तुरंत जवाब दे देना, या मदर्स तो क्योंकि मुझे बताते हैं, मुझे हर जगह का फीडबैक आ जाता है। तो बच्चों के अंदर पेशेंस ना होने का मतलब एक ये भी है कि मोबाइल, आप दिन भर देखिए वो मोबाइल चला रहे हैं या इस तरीके का डिफरेंट उसमें ऑक्युपाइड हैं, तो फ्रूटफुल उनके लिए नहीं है वो। उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? सजेशन मेरा यही रहेगा कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें ये देखिए कि वो उनके कितना यूजफुल या आगे कितना काम आएगा। अगर आपकी लाइफ में फोकस नहीं है तो आप अच्छे एकेडमी या कुछ इस तरीके का नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लाइफ में फोकस रहना है और आगे विजनरी रहना है। हाँ। विजनरी रहते हुए आप ये देखिए कि आप किस तरीके से आप अपने आप को आगे देख रहे हो, कहाँ तक देख रहे हैं। जब आप एक बार विजन क्लियर हो जाएगा ना, तब उस पर काम होता है। तो विजन होना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 6 में है तो 12th में आते आते वो कहाँ तक आएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा लकी रहा कि मेरा विजन क्लास 6 में क्लियर हो गया, तो मुझे एज अ आर्टिस्ट बनना है। तो मेरा ये मैसेज भी है आज की जनरेशन को कि आप विजनरी रहिए और चीज़ों को देख के आप समझिए कि किस तरीके से आपको आगे जाना है, और उस पर लग जाइए, फिर आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस में शिफ्ट कर जाएंगे, फिर आपको स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, लास्ट सेगमेंट हमारा, आप बस एक चूज कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल, कॉफी और चाय? चाय। चाय, ओके। एंड ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर? वाटर कलर। कैनवस और स्केचबुक? कैनवस। म्यूजिक एंड साइलेंस? म्यूजिक। वाह। ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्स? ग्रेट। माउंटेन्स एंड सी? सी।
One painting you will never sell. God's eye. Great. One message for every young artist. Enjoy your life. And one word for you. बिंदास रहो. स्वस्थ रहो. One message for every young artist. Focus, visionary. आज की इस बातचीत ने हमें ये एहसास कराया कि एक कलाकार सिर्फ चित्र नहीं बनाता, वो समय को रंग देता है, सामाजिक धरोहर बनाता है, अनुभवों को आकार देता है और उन भावनाओं को आवाज़ देता है जिन्हें शब्द अक्सर व्यक्त नहीं कर पाते। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सफ़र में अपने विचार और अपनी संवेदनाओं को हमारे साथ साझा किया। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो इसे अपने उन लोगों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिन्हें सिर्फ कला देखने की चीज़ नहीं लगती, महसूस करने का अनुभव लगता है। मैं हूँ रूही सिंह और ये बातचीत आज यहीं तक के लिए।